नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या उत्तर भारत के राज्य दक्षिण भारत के टैक्स का बड़ा हिस्सा हड़प जा रहे हैं? टैक्स हो या केंद्रीय संसाधनों में हिस्सेदारी, इसे लेकर दक्षिण के राज्य क्यों नाराज हैं? क्या केवल दक्षिण के ही राज्य नाराज हैं? पंजाब, बंगाल, बिहार, झारखंड, इन सभी ने भी अपने अपने स्तर पर सवाल उठाए हैं कि उन्हें हक नहीं मिल रहा। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कर्नाटका का प्रदर्शन हुआ। 8 फरवरी को केरला का होगा। केरला के प्रदर्शन में मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के साथियों के अलावा एलडीएफ के सभी सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने केरला और कर्नाटका की मांग का पुरजोर समर्थन किया है। कहा है कि वे भी प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। पैसे का यह बंटवारा केंद्र और राज्यों के संबंध को भी परिभाषित कर रहा है। जीएसटी कमीशन की बैठक हो या अन्य मामले, तमाम खबरों और बयानों को पढ़कर लगता है कि राज्य को याचक की स्थिति में पहुंचा दिया गया है। वे हमेशा मांग रहे हैं और केंद्र की दया पर निर्भर हैं कि राज्यों को पैसे मिलेंगे या नहीं। एक और बात है, केंद्र ज्यादा से ज्यादा फंड अपने पास रखकर तमाम योजनाओं पर अपनी मुहर लगवाना चाहता है, अपने हिसाब से योजनाओं को तय करना चाहता है। इसकी भी लड़ाई का असर राज्यों की वित्तीय हालत पर पड़ रही है। क्या राज्यों से पैसे लेकर केंद्र ज्यादा हिस्सा अपने ही पास रख रहा है या राज्यों को उनकी जरूरतों और हक के हिसाब से दे रहा है? यह मुद्दा एक राज्य को अधिक देने और एक राज्य को कम देने का भी है या सभी से पैसे लेकर केंद्र द्वारा अपने पास ज्यादा हिस्सा रख लेने का? आज दिल्ली में कर्नाटका के मुख्यमंत्री और 100 से अधिक विधायकों ने जंतर मंतर पर धरना दिया है। इस धरने में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य के सांसदों को भी पत्र लिखा, जिनमें बीजेपी के भी सांसद हैं। 8 फरवरी को जंतर मंतर पर केरला के मुख्यमंत्री प्रदर्शन करने आ रहे हैं। दोनों राज्यों की एक ही मांग है, केंद्रीय संसाधनों में राज्य की हिस्सेदारी कम की जा रही है। इससे उनके राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है। हम आज के वीडियो में कर्नाटका की मांग पर बात करेंगे। क्यों कर्नाटका को लग रहा है कि पिछले 5 साल में केंद्रीय करों के पूल में उसकी हिस्सेदारी घट गई है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह रिपोर्ट बहुत कम जगहों पर छपी है, मगर उसे पढ़ने के बाद कर्नाटका की मांग को आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्या केवल दक्षिण के राज्य यह सवाल उठा रहे हैं? क्यों गोदी मीडिया कर्नाटका की मांग को उत्तर बनाम दक्षिण बनाने में लगा हुआ है? केंद्रीय संसाधनों के बंटवारे को उत्तर बनाम दक्षिण में बांटने से पहले यह भी देख लेना चाहिए कि पूरब से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी लगातार इसकी शिकायत की है और हाल ही में धरना प्रदर्शन भी कोलकाता में किया गया। पिछले साल अक्टूबर के महीने में तृणमूल कांग्रेस के सांसद, विधायक, पंचायत के नेताओं और मनरेगा के कर्मचारियों और मजदूरों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। धरने का नाम दिया दिल्ली चलो। यही नारा कर्नाटका का भी है। इनका आरोप था कि केंद्र द्वारा पीएम आवास योजना और मनरेगा से संबंधित 15,000 करोड़ के फंड रिलीज नहीं किए गए हैं। तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र पर इल्जाम लगाया कि प्रदर्शनकारियों को धमकाया जा रहा है। टीएमसी ने कहा कि मनरेगा के जिन लाभार्थियों को राशि नहीं मिली है, उनके लिखे 50 लाख पत्र केंद्र सरकार को दिए जाएंगे। जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के इर्द गिर्द बैरिकेडिंग लगा दी और गांधी जयंती के दिन राजघाट पर 2 घंटे के धरने के बाद उन्हें वहां से बलपूर्वक हटा दिया गया। बंगाल की यह लड़ाई खानापूर्ति की नहीं है, केंद्र से केवल मांग की नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने बाकायदा इस वीडियो के जरिए बताया है कि केंद्र से पैसे मांगने के लिए किस किस स्तर पर ममता बनर्जी ने प्रयास किए हैं, तब भी पैसे नहीं मिले। আমি আমার প্রথম পদক্ষেপ আজ বলে যাই, 21 লক্ষ মজদুরকে যাদের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেয়নি, আগামী 21শে ফেব্রুয়ারি তাদের টাকা তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে যাবে, রাজ্য সরকার দেবে। अक्टूबर से जनवरी आ गया,
जब कुछ नहीं हुआ तो इस बार ममता बनर्जी दिल्ली नहीं आई, लेकिन कोलकाता में बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। ममता सरकार ने कई योजनाओं के संदर्भ में आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है। पीएम आवास योजना के लिए 7,000 करोड़ रुपए नहीं मिले क्योंकि ममता सरकार ने राशन की दुकानों पर पीएम के फोटो और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लोगों की फोटो नहीं लगाई, यह बताया गया। इस पैसे से केंद्र की स्कीमों के लिए बंगाल से चावल की खरीद की जानी थी। राज्य सरकार ने अभी तक जो धान की खरीद की है उसका पैसा भी केंद्र से नहीं आया है। थक हारकर ममता बनर्जी ने 2 फरवरी को कह दिया, अगर केंद्र से पैसे नहीं आएंगे तो राज्य सरकार ही 21 लाख मजदूरों के खाते में पैसे का भुगतान कर देगी। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने इस बात पर बयान दिया कि अब बीजेपी फिस्कल फेडरल टेररिज्म चला रही है। Yesterday was one of the biggest days in the history of India for federalism. The announcement made by the Chief Minister of Bengal to combat what BJP were doing. What were BJP doing? BJP have been indulging in fiscal federal terrorism, depriving Bengal. Yesterday was the culmination of a journey which began on May the 12th, 2022, when the Chief Minister of Bengal wrote to the Prime Minister. Started on May the 12th, 2022. Then a delegation of MPs met the minister in Delhi in April. In October, where everybody was involved, the dharna led by the National General Secretary. In October 2023, and then you all know what happened in Delhi, where the Chief Minister and our chairperson led us all in Delhi, in Rajghat and in Jantar Mantar. All this culminated in this huge announcement yesterday, where the Bengal government has pledged, has committed, has promised to clear the dues of 21 lakh Manrega workers, which the union government, by an act of parliament, was supposed to pay in 15 days. I believe that this announcement yesterday will change the federal outlook in the years to come in India, where the union government is depriving a state. Why? Because we politically oppose the state. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केंद्र से बार बार राज्य के हिस्से की मांग की है। कहा है कि केंद्र की खनन कंपनियों पर राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपया बाकी है, उसका भुगतान नहीं हो रहा। उनके और भी बयान है कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के योग्य लोगों को पैसे नहीं दिए जा रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस तरह की बातें कई बार कर चुके हैं। पुरानी खबरें निकालकर देखिए। सितंबर 2015 में नीतीश कुमार ने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखा कि बिहार को केंद्र से जितना पैसा मिलना चाहिए उससे कम मिलता है। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग के सुझाव के बाद से राज्य को केंद्र से मिलने वाली राशि में गिरावट हुई है। इस पत्र के 1 महीने बाद बांका में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया था कि नीतीश कुमार घमंडी हैं। सुना आपने? नीतीश कुमार घमंडी हैं और मुझे नहीं लगता कि उनकी सरकार बिहार के विकास के लिए दिए गए फंड का इस्तेमाल कर सकती है। इस सरकार को 1 रुपया भी नहीं मिलना चाहिए। ये भी सुन लिया आपने? ये प्रधानमंत्री मोदी के शब्द हैं, जिनकी पार्टी ने हाल ही में नीतीश कुमार के साथ बिहार में सरकार बनाई है। अब हम आते हैं कर्नाटक की मांग पर। राज्यों के हिसाब से देखें तो सकल प्रत्यक्ष कर के केंद्रीय पूल में महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु का सबसे बड़ा योगदान है। ये आंकड़ा खुद सरकार ने दिसंबर 2023 में राज्यसभा में दिए हैं। इसमें भी महाराष्ट्र अगले राज्य से 3 गुना अधिक टैक्स देता है। तमिलनाडु 1 रुपया केंद्र सरकार को देता है, उससे उसे वापस मिलता है 29 पैसा। लेकिन उत्तर प्रदेश 1 रुपया देता है तो वापस मिलता है 2 रुपये 73 पैसे। बिहार 1 रुपया केंद्र को देता है तो केंद्र उसे 7 रुपये 6 पैसे के रूप में लौटाता है। फिर भी बिहार की शिकायत रहती है कि केंद्र से पूरा पैसा नहीं मिलता।
उसे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। महाराष्ट्र का हाल देखिए, 1 रुपया टैक्स देता है, 8 पैसे वापस मिलते हैं। यह क्यों हुआ? हम इसे जानने के लिए जब कई जानकारों के विश्लेषण को पढ़ रहे थे तब पता चला कि पैसे के बंटवारे का एक बड़ा आधार आबादी थी, इसमें परिवर्तन कर दिया गया। 1971 की जनगणना के आधार पर पैसा बंट रहा था, लेकिन अब इसकी जगह 2011 की जनगणना को आधार बना दिया गया। उसके बाद से भारत में जनगणना नहीं हुई है, जो कि अब तक हो जानी चाहिए थी। इस पर मीडिया कभी सरकार से सवाल नहीं करता। मनी कंट्रोल नाम की वेबसाइट पर अद्रिजा चटर्जी ने इसे सरल तरीके से समझाया है। उन्होंने लिखा है कि यूपी की आबादी 2001 से 11 के बीच 20% की दर से बढ़ती है, जबकि कर्नाटका में आबादी 15.60% की दर से बढ़ती है। अगर वित्त आयोग 1971 की जनगणना के हिसाब से पैसे का बंटवारा करता है तो स्थिति बदल जाती है। तब यूपी और कर्नाटका के बीच आबादी की वृद्धि दर में इतना अंतर नहीं था। इसी तरह से बिहार की आबादी 2001 से 2011 के बीच 25% की दर से बढ़ती है, जबकि तमिलनाडु की आबादी के बढ़ने की दर 15% से कुछ अधिक थी। तो इस हिसाब से बिहार को ज्यादा फंड मिलेगा, तमिलनाडु को कम। 15वें वित्त आयोग ने भी कहा है कि जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, वहां आबादी ज्यादा है। क्या ऐसा है कि बिहार को उसकी गरीबी के कारण ज्यादा पैसा मिल रहा है? तब यह बहस बिहार के भीतर होनी चाहिए कि बिहार कब सक्षम होगा, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी क्यों है। केवल दक्षिण को निशाना बनाने से काम नहीं चलेगा। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का कहना है कि उन्होंने अच्छा विकास किया, अच्छा काम किया, तभी ज्यादा टैक्स केंद्र को भेजते हैं, मगर उन्हें कितना कम पैसा वापसी में मिलता है, जबकि यूपी और बिहार जितना टैक्स देते हैं उससे कई गुना ज्यादा पैसा उन्हें मिलता है। अब इस सवाल को आप केवल उत्तर बनाम दक्षिण की बहस में नहीं समेट सकते। उत्तर के राज्यों से पूछना होगा कि आपने विकास क्यों नहीं किया। यह बहस उत्तर के राज्यों में नई राजनीति और सोच को भी जन्म दे सकती है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि पहले केंद्रीय कर से कर्नाटका को 4.72% मिलता था, उसे घटाकर 3.64% कर दिया गया है। इससे राज्य को 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। केंद्र राज्य की साझा योजनाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपए के अनुदान मिलते थे, अब इसे घटाकर 13,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। राज्य ने सूखे से राहत के लिए 18,000 करोड़ रुपए केंद्र से मांगे, केंद्र ने 1 पैसा नहीं दिया। 15वें वित्त आयोग ने करीब 5,500 करोड़ के विशेष अनुदान देने की सिफारिश की थी, 1 नया पैसा नहीं मिला। इस तरह से 15वें वित्त आयोग के अधीन पिछले 5 साल में कर्नाटका को कुल मिलाकर 1,87,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ये राज्य का कहना है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कर्नाटका की पूरी सरकार, कांग्रेस के विधायक, विधान पार्षद जंतर मंतर पर आए और उन्होंने धरना दिया। कर्नाटका की आबादी कम हुई है, यह अच्छी बात है, तो सजा क्यों दी जा रही है, अनुदान कम क्यों हो रहे हैं? सिद्धारमैया का कहना है कि कर्नाटका दूसरा ऐसा राज्य है जिसका टैक्स में महाराष्ट्र के बाद योगदान है। हमने विकास किया तो हमें दंड नहीं मिलना चाहिए। एक पहलू यहां यह भी रखना चाहिए, गरीब राज्यों के पिछड़ेपन की वजह केवल वही राज्य नहीं है। दशकों से उद्योगों को लेकर कुछ राज्यों को ज्यादा बढ़ावा मिला, जिसका नुकसान उत्तर के राज्यों को होता चला गया। लेकिन यह भी सही है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका ने अपने दम पर विकास किया, अपने प्रशासन को ठीक रखा। बिहार और यूपी की दलील यहां पर कमजोर नजर आती है। नीतीश कुमार बिहार में 15 साल से अधिक समय से मुख्यमंत्री हैं। इतनी स्थिरता तो बहुत कम लोगों को मिलती है, बहुत कम राज्यों में है। नवीन पटनायक 23 साल से मुख्यमंत्री हैं, फिर ओडिशा क्यों नहीं कर्नाटका के बराबर आ सका? इस पर भी बहस होनी चाहिए। हम समझते हैं कि यह मामला जटिल है, मगर राज्यों के हक मांगने को इस तरह से देखा जाना चाहिए कि उनकी मांग सही है या नहीं, क्या उनका हिस्सा केंद्र सरकार मार रही है या नहीं। पहली बार दक्षिण के राज्यों ने आवाज नहीं उठाई। 2020 से इस तरह की मांग हो रही है। मनी कंट्रोल की अद्रिजा चटर्जी ने लिखा है कि इस बजट में केंद्र ने अपने टैक्स पूल से राज्यों को 35.5% ही दिया, जबकि 41% देने का सुझाव था। 2016 से 2020 के दौरान राज्यों को 39.8% हिस्सा दिया जा रहा था, जो घटकर 35.4% पर आ गया है।
रिजर्व बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केंद्र सरकार उपकर यानी सेस और अधिभार यानी सरचार्ज से पैसे वसूल रही है। जो सकल टैक्स राजस्व में आता है उसमें उपकर और अधिभार का हिस्सा 10% से भी अधिक हो गया है। इस कारण जो पूल बनता है टैक्स का वह सिकुड़ चुका है। ज्यादा पैसा सेस और अधिभार में जा रहा है, यानी केंद्र के नियंत्रण में जा रहा है। राज्यों को लगता है कि जीएसटी के आने के बाद से राजस्व पर उनका नियंत्रण कम हो गया है, चला गया है। हर तरह का टैक्स पहले दिल्ली जाता है, फिर वहां से केंद्र की कृपा से राज्यों के बीच बंटता है। 15वें वित्त आयोग का आंकड़ा है कि राज्यों से केंद्र को जो पैसा जाता है टैक्स के रूप में, उससे सबसे अधिक किसे मिलता है, सबसे कम किसे मिलता है। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार यूपी को 17.9% हिस्सा मिलता है, जबकि टैक्स कलेक्शन है 36,500 करोड़, इतना कम। और बिहार को 10% हिस्सा मिलता है, जबकि टैक्स देने के मामले में बिहार मात्र 7400 करोड़ जमा करता है, सिर्फ 7,400 करोड़। यह हालत है बिहार के आर्थिक स्थिति की। कम टैक्स जमा होता है इन राज्यों में और इन राज्यों को केंद्र के टैक्स पूल से ज्यादा पैसे मिलते हैं। वहीं कर्नाटका को 3.65% मिलता है, जबकि वहां 2 लाख करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष कर जमा किया जाता है। तमिलनाडु को 4.08% मिलता है, जबकि यहां टैक्स संग्रह 1 लाख करोड़ से अधिक का है। Karnataka is the second biggest, largest state which is giving highest revenue to this country. We are asking for our rights. We are asking for our share. Srimati Nirmala Sitaram was telling that central government doesn't have any powers. It all depends upon the Finance Commission. If they are, then why there should be a government? I agree. It is an autonomous body. But what mistake has been done? It has to be, what discrimination has been done? It has been set right. It is duty of the government of India. I request, we all request, we are the voice of Karnataka. We are the representative of Karnataka. We have come here to show that we all are fighting for the cause of the people of Karnataka. There is a drought. My revenue minister and my agriculture minister has met the union officers, union ministers. My chief minister has met the prime minister of this country. He has requested the home minister of this country and requested for the drought relief. But till today, not even a single rupee has been given. One thing I would like to point out, even the last budget where there was a double engine government, there was a double engine government. In that time, Mrs. Nirmala Sitaram had promised various grants to the Karnataka. But even after 1 year, after Mr. Bommai also has included in the budget for irrigation, for railway, for other issues, not even a single rupee has been given. लेकिन हम यह भी देखते हैं कि जिन राज्यों की आबादी अधिक है, जिन्हें कर्नाटका और केरला के अनुसार केंद्रीय टैक्स पूल से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, उनकी भी शिकायत है कि केंद्र पैसे नहीं दे रहा। हमने शुरू में आपको आबादी वाले राज्य बिहार, बंगाल, झारखंड की भी शिकायत बताई कि केंद्र पैसे नहीं दे रहा। इसका मतलब है कि अपने आप में बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। इसका यही समाधान है कि प्रधानमंत्री राज्यों की बैठक बुलाएं, उनसे बात करें, मगर ऐसा होगा नहीं। इसकी उम्मीद मुझे नहीं, शायद विपक्षी राज्यों को भी नहीं होगी। तमिलनाडु से लोकसभा में डीएमके सांसद कनिमोई ने मार्च 2022 में एक आंकड़ा पेश किया कि पिछले 4 साल में नई रेल बिछाने के लिए उत्तर रेलवे को 13,200 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि दक्षिण भारत को केवल 59 करोड़ रुपए दिए गए। उत्तर भारत को दक्षिण भारत की तुलना में 110 गुना ज्यादा धन दिया गया। रेल मंत्री का इस पर सीधा जवाब तो नहीं मिला, मगर एक अन्य प्रश्न के जवाब में वे कहते हैं कि तमिलनाडु में कम से कम 28,000 करोड़ से अधिक की 25 रेल परियोजनाएं विभिन्न स्तर पर हैं, मंजूरी, योजना और लागू करने के स्तर पर। उनका आंकड़ा 1 अप्रैल 2021 तक का ही है। जाहिर है इसे दक्षिण बनाम उत्तर का मुद्दा बनाकर काम नहीं चलेगा। गोदी मीडिया के एंकर दूसरी लाइन में ही इस सवाल पर आ जाते हैं।
मगर साफ दिखता है कि कई राज्यों की शिकायतें हैं, उन्हें समझने का प्रयास नहीं करते, होमवर्क नहीं करते और मोदी मोदी करने लग जाते हैं। राज्यों की शिकायतों में दम है। गोदी एंकर यह नहीं कहते कि केंद्र को राज्यों से बात करनी चाहिए, फंड के बंटवारे में पारदर्शिता लानी चाहिए। आपको यह समझना होगा कि केंद्र सरकार सेस और सरचार्ज से वसूली बढ़ा रही है, क्योंकि इस तरह से जो भी पैसा उसके पास आता है उसमें से वह राज्यों को देने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यों की आर्थिक हालत तरह तरह से कमजोर होती जा रही है। वे रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट का भी जिक्र नहीं करेंगे। गोदी मीडिया के एंकर जिसे नितिन सेठी और श्री गिरीश जलिहल ने तैयार किया है। इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि 2014 से ही प्रधानमंत्री वित्त आयोग पर पिछले दरवाजे से दबाव डालने का प्रयास कर रहे थे ताकि राज्यों के आवंटन में कटौती की जा सके, मगर वित्त आयोग के तब के प्रमुख वाई रेड्डी नहीं झुके। यह बात संवैधानिक मर्यादाओं के तहत नहीं होनी चाहिए थी, मगर हुई। यदि सरकार अपने प्रयास में सफल हो जाती तो वह राज्यों की हिस्सेदारी घटाने में उस वक्त ही सक्षम हो जाती और इसका दोष आयोग पर आता, सरकार पर नहीं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने लिखा है कि इस कारण 2014 में मोदी सरकार को अपना बजट 48 घंटे के भीतर फिर से तैयार करना पड़ा और जन कल्याण के कार्यक्रमों की फंडिंग में कटौती करनी पड़ी। केंद्र चाहता था कि करों का बड़ा हिस्सा वह खुद रखे। यह रिपोर्ट बताती है कि पर्दे के पीछे यह सौदेबाजी हो रही थी। यह बात सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के वर्तमान सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने खुद ही कह दी। सुब्रमण्यम तब प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव के रूप में मोदी और वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी के बीच पिछले दरवाजे से चल रही इस बातचीत के सूत्रधार थे। यह पहला मौका था कि इतने बड़े अधिकारी ने यह राज उगल दिया। सुब्रमण्यम पिछले साल गैर सरकारी थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस द्वारा आयोजित एक सेमिनार में बोल रहे थे और बोल गए। इसी दौरान भारत में वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कह दिया, सारी बात उगल दी। उन्होंने बताया कि कैसे केंद्र सरकार की नीतियां राज्यों के राजस्व को लगातार कम कर रही हैं। उन्होंने पर्दाफाश कर दिया कि कैसे बजट में परत दर परत सच्चाई छिपाई जाती है और एक हिंडनबर्ग ही भारत सरकार के अकाउंट्स की सच्चाई पता लगाएगा। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जब इस बात को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से विस्तृत प्रश्नावली भेजकर जवाब मांगने का प्रयास हुआ तो उसके कुछ ही घंटों बाद CSEP के YouTube चैनल पर सेमिनार के इस वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया, यानी अब आम लोग उस वीडियो को नहीं देख सकेंगे। इन बातों की पुष्टि के लिए द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने 1 दशक पुराने बजट और अन्य दस्तावेजों से जुड़े उनके दावों की स्वतंत्र रूप से जांच की और एक लंबी रिपोर्ट प्रकाशित की। 2013 में 14वें वित्त आयोग का निर्माण हुआ था, गठन हुआ था। लगभग उसी समय 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए प्रचार कर रहे थे और उन्होंने आयोग से राज्यों को केंद्रीय करों का 50% हिस्सा देने के लिए कहा था। क्या दिया? लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद वित्त मंत्रालय ने करों में राज्यों की यह हिस्सेदारी कभी नहीं दी, ऐसा रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने लिखा है। यह भी लिखा है कि उनकी सरकार करों में राज्यों की हिस्सेदारी को 33% तक ही रखना चाहती थी। हम पूरी रिपोर्ट यहां नहीं दोहरा सकते, बेहतर है आप रिपोर्टर्स कलेक्टिव की साइट पर जाएं। वहां पर यह रिपोर्ट अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और मलयालम में मौजूद है। 8 फरवरी को केरला की तरफ से जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा। केरला के वित्त मंत्री ने कहा है कि उनके राज्य में टैक्स का संग्रह डबल हो गया, मगर इसके बाद भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है क्योंकि केंद्र के राजस्व से कम पैसा मिल रहा है। केंद्र ने राज्य को उसके इतिहास के सबसे भयानक वित्तीय संकट की ओर धकेल दिया है। केंद्र ने जवाब में कहा है कि वित्तीय हालत के मामले में केरला, पंजाब और बंगाल सबसे खराब राज्यों में से एक हैं। केरला सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि केंद्र ने उसकी ऋण लेने की क्षमता को कम कर दिया है। इस मुद्दे पर पिछले महीने केरला सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र से मिलने वाले अलग अलग फंड में कुल 77,000 करोड़ रुपए से अधिक की कटौती की गई है। भाजपा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि केरला की सरकार टैक्स पेयर के पैसे पर राजनीतिक ड्रामा करने दिल्ली आ रही है। तो राज्यों से आ रही आवाज को गोदी मीडिया दूसरे सवालों से कुचल दे रहा है। वो इनकी बारीकियों को कभी नहीं उठाएगा, बल्कि बीजेपी को 400 सीटें कैसे आ रही हैं इस पर बहस करेगा। उसमें भी यह नहीं बताएगा कि जब 400 सीटें आ ही रही हैं
तब विपक्ष के एक एक नेता, एक एक दल को क्यों तोड़ा जा रहा है? बीजेपी अलग अलग इलाकों के हिसाब से सहयोगी क्यों खोज रही है? राज्यों की मांग को समझा जाना चाहिए। केंद्र की योजनाएं राज्यों की भागीदारी के दम पर चलती हैं और राज्यों को ही पैसे ना दिए जाएं, कम कर दिए जाएं, यह इंसाफ नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।